So, hi everyone, this is Muskan, your mentor of physical science. So, I welcome to you all on the PWIT JAM and CSIR Net YouTube channel. तो आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 23 जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स. तो इसी के साथ चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स. और जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ही बताया है कि थर्मोडायनेमिक्स में जो बेस्ट अप्रोच है वो है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना, क्योंकि वहां पे हमारा स्पेसिफाई कर पाना कि इस लेक्चर में या इस सब्जेक्ट में ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इसको कवर कर लो तो हो जाएगा. तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए हम करेंगे कंबाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन, जिसकी वजह से आपके जितने भी इसमें कंसेप्ट है रिलेटेड वो सारे रिवाइज हो जाएंगे. सो आज वाले सेशन में भी कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे जैसे हमने लास्ट सेशन में किया था. तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि टू आइडियल गैसेस in a box are initially separated by a partition. Let N1 and V1 and N2 and V2 be the number of particles and volume occupied by two systems. When the partition is removed, the pressure of the mixture at an equilibrium temperature is. अब देखो यहाँ पे क्या है बेसिकली, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम मिक्सिंग करते हैं दो आइडियल गैसेस की, या जिसमें कुछ भी एक पार्टीशन फंक्शन से दो कंपार्टमेंट में सेपरेशन किया होता है, इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक बेस्ट अप्रोच होता है, हम उसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो इसमें क्या है बेसिकली, N1 और V1 हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम ऑफ जो भी मतलब हमारा सिस्टम है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है. तो यहाँ पे बेसिकली इनिशियली सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन, तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो यहाँ दिया हुआ है. ठीक है, ओके. अब यहाँ हमसे पूछा क्या है, जैसे ही आप पार्टीशन हटा दोगे तो ये टोटल वॉल्यूम बन जाएगा. सो टोटल वॉल्यूम क्या होगा अब आपका V. ठीक है, और जिसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट. तो अब क्या होगा, N इज इक्वल टू N1 प्लस N2, ऐसा हम लिख सकते हैं. V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ये भी हम लिख सकते हैं. हमें निकालना क्या है, व्हेन द पार्टीशन इज रिमूव्ड द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर. अब यहाँ पे क्या प्रेशर होगा बेसिकली, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T. यहाँ पे अब जैसे दो गैस को मिक्स किया है तो एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T अटेन हो रहा है, तो यहाँ आपको प्रेशर की वैल्यू बतानी है. क्या है, ये एक आइडियल गैस है, तो PV इक्वल टू nRT. अगर इस कंटेनर के लिए मैं इक्वेशन लिखूं तो यही होगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, देखो पर यहाँ V क्या है बेसिकली, V इज ओवर V1 प्लस V2, सो P V1 प्लस V2. और N क्या है, N है हमारे पास N1 प्लस N2. R, एक मिनट, R नहीं आएगा यहाँ, KB आएगा, क्योंकि R आता है जब आप नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में लिखते हो, ठीक है, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में लिखते हो तो यहाँ KB आता है, KBT. और हमें क्या बताना था, हमें P की वैल्यू बतानी थी. तो अगर हम P की वैल्यू देखें तो क्या आएगी बेसिकली, N1 प्लस N2 KBT अपॉन में V1 प्लस V2. सो दिस इज द प्रेशर. ठीक है, ये होगा हमारा प्रेशर आफ्टर द इक्विलिब्रियम. सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, अगर हम देखें KBT N1 प्लस N2 अपॉन में V1 प्लस V2. सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है, बस इतना होता है. पता है, जब भी आपके पास ऐसे कंपार्टमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ये करा करो, जो इनिशियल स्टेज है अगर आइडियल गैस इक्वेशन दे तो वहां आइडियल गैस लगा लो, और जो फाइनल स्टेज है वहां पे आइडियल गैस इक्वेशन लगा लो. आपको क्लू मिल जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है. बाकी डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में किस फॉर्म में आंसर पूछा गया. ठीक है, ओके. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रेशर ऑफ अ गैस डिपेंड अपॉन द नंबर डेंसिटी रो ऑफ पार्टिकल एंड द टेम्परेचर T, वेयर ये एक फंक्शन दिया है, प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ नंबर डेंसिटी एंड टेम्परेचर. ठीक है, सो लेट TC, rho C एंड PC डिनोट द क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल नंबर डेंसिटी एंड द क्रिटिकल प्रेशर. सो आपको निकालना क्या है बेसिकली, आपको वैल्यू निकालनी है रो C KBTC अपॉन में PC, ये हमें कैलकुलेट करना है.
ओके अब इसमें एक बात का ध्यान रखो, मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बताया है कि क्रिटिकल प्रेशर या क्रिटिकल टेम्परेचर हमें कुछ भी निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों को हम जीरो रखते हैं और फिर वहां से हम अपनी वैल्यू निकालते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे डेल पी बाई डेल रो, ठीक है। डेल पी बाई डेल रो लोगे तो क्या होगा, बेसिकली दिस इज के बी टी माइनस बी टू टू रो प्लस 3b3 रो स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको डबल डेरिवेटिव भी ले लो, तो अगर आप डबल डेरिवेटिव लोगे, ऊपर वाला P प्रेशर है, नीचे रो है, वो डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाली टर्म तो डिपेंड नहीं कर रही है, यहां से आएगा B2 प्लस 6b3 रो, ये हमारे पास वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जीरो के इक्वल रखेंगे और इसको भी हम जीरो के इक्वल रखेंगे, और ये सब हो कहाँ रहा है, ये सब हो रहा है एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड द क्रिटिकल नंबर डेंसिटी, जहां पे ये तीनों चीजें क्या होती हैं, दोनों चीजें बेसिकली जीरो होती है, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अगर आप इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग देखो तो क्या आ रहा है, बेसिकली एक मिनट पहले हम इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सो 2b2 इक्वल टू 6b3 रो सी, यही होगा, ठीक है। सो यहां से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो, b2 इक्वल टू 3b3 रो सी, ये आई आपकी एक वैल्यू, ठीक है। अब आप इसको यूज कर सकते हो इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग, फ्रॉम इक्वेशन 1 के बी टी सी, ठीक है, के बी टी सी इक्वल टू B2 ट्वाइस रो सी प्लस क्या आएगा फिर इसके अलावा, एक मिनट, दिस इज माइनस बेसिकली 3b3 रो सी स्क्वायर, ये आ रहा है, ठीक है। अब B2 की वैल्यू हमें पता है, रो सी के टर्म्स में उसको लिख लेते हैं, तो यहां से क्या आएगा, बेसिकली 6b3 रो सी का स्क्वायर माइनस 3b3 रो सी का स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। अब देखो इसको आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई करके इसको हम लिख सकते हैं 3b3 रो सी स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी आई है, बेसिकली के बी टी सी की वैल्यू आई है, और टी सी की वैल्यू निकाले हम यहाँ से तो ये आ जाएगी 3b3 रो सी का स्क्वायर अपॉन में के बी, ये आ गई हमारे पास टीसी की वैल्यू। अब हमें ये देखना है, हमें कैलकुलेट क्या करना था एग्जैक्टली, वहां से फिर हमें अपना और क्लू मिलेंगे कि हाँ हमें करना क्या है। सो हमें निकालना था रो सी के बी टी सी अपॉन में पी सी, ठीक है। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, अभी केवल टीसी की वैल्यू आई है, राइट। ओके, सो हमने टीसी की वैल्यू तो निकाल ली है। देखो हमें निकालना क्या है, इसको यहाँ लिखते हैं, हमें निकालना है बेसिकली, एक मिनट, जो हमें कैलकुलेट करना है उसको हम यहाँ रख लेते हैं, के बी टी सी अपॉन में पी सी, ये हमें निकालना है। टीसी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वो वैल्यू क्या है, बेसिकली 3b3, अब ये रो सी यहाँ भी एक उसके अंदर स्क्वायर भी है तो ये बन गया रो सी क्यूब के बी पी सी, और यहाँ था के बी, तो ये के बी से के बी तो आपका कैंसिल हो गया है, 3b3 रो सी क्यूब अपॉन में पी सी, ये आ रही है वैल्यू यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला था, p एज अ फंक्शन ऑफ दिस, ठीक है। सो अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, बेसिकली रो सी और पी सी के बीच में कुछ रिलेशन चाहिए, है ना। तो ये हमें मिलेगा बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन से, जो आपकी ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन से, ओके। चलो देखते हैं इसको एक बार हम, देखो
अब हमें बेसिकली रिलेशन चाहिए किस किस के बीच में, पीसी और रोसी के बीच में चाहिए। तो पीसी मतलब एट क्रिटिकल टेम्परेचर या एट क्रिटिकल कंडीशन रो सी माइनस B2 रो सी स्क्वायर प्लस B3 रो सी क्यूब। अभी हमने TC की वैल्यू निकाली थी, TC की वैल्यू क्या आई थी हमारी, बेसिकली TC की वैल्यू आई थी 3B3 अपॉन में KB, और KB यहाँ ऑलरेडी है ही, ठीक है। और फिर इसके बाद रो सी स्क्वायर यहाँ है, एक और यहाँ प्रेजेंट है, तो ये बन गया रो सी क्यूब। तो ये कैंसिल, बेसिकली ये यहाँ से आया 3B3 रो सी क्यूब माइनस B2 रो सी स्क्वायर। B2 की वैल्यू भी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, B2 की वैल्यू आई थी हमारी 3B3 रो सी क्यूब, ठीक है। तो ये देखो, ये 3B3 रो सी क्यूब माइनस 3B3 रो सी क्यूब, ये हो गए एक दूसरे से कैंसिल। तो PC किसके इक्वल आ रहा है, बेसिकली BC रो सी क्यूब के इक्वल आ रहा है, ठीक है। हमें ये भी मिल गया। अब देखो, अब हमारे पास PC की वैल्यू भी आ गई, दैट इज इक्वल टू 3BC रो सी क्यूब अपॉन में BC रो सी क्यूब। तो ये कैंसिल, क्या बच गया 3। यही आपको इस रेशियो की वैल्यू बतानी थी, तो इस रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 3। तो इसका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन सी। वही है, अगेन सिंप्लीफिकेशन है। बाकी ये तो कंसेप्ट तो बस इतना सा ही था कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखो, सेकंड डेरिवेटिव को 0 रखो, बाकी पूरा का पूरा क्या है इसके अंदर, सिंप्लीफिकेशन था। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉन डेर वाल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस इज दिस, ठीक है। द कोरोस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर n मोल ऑफ दिस गैस एट प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T। देखो 1 मोल के लिए ये दी हुई है, इसमें n मोल के लिए आपसे इक्वेशन पूछी है बस, और कुछ भी हमें इसमें नहीं बताना है, सिंपल n मोल के लिए आपको इस इक्वेशन को बताना है। सो विच वन विल बी करेक्ट, आइदर ऑप्शन A, B, C एंड D। देखो, अगर आप n मोल के लिए लिखना चाहोगे तो यहाँ पे तो nRT आएगा ही आएगा, तो ऑप्शन C और ऑप्शन D तो आपका एलिमिनेट हो गया, राइट। अब बात करते हैं n मोल के लिए। तो n मोल के लिए क्या होगा, बेसिकली n मोल के लिए ये वाला इक्वेशन इसमें ट्रू होता है, P प्लस A n स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में V स्क्वायर V माइनस एन बी इक्वल टू nRT, क्योंकि यहाँ पे हम जो V को रिप्लेस करते हैं वो V बाई n से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। ऐसा इसमें रिप्लेसमेंट आता है, तो जिस वजह से यहाँ जो आपकी 1 मोल वाली इक्वेशन होती है उसमें अगर सब जगह आप V बाई n सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, V स्क्वायर, इधर बन जाएगा n स्क्वायर A स्क्वायर, यहाँ पे अगर करोगे तो V अपॉन n माइनस बी। सो इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो V माइनस एन बी, नीचे n आएगा जो यहाँ चला जाएगा, दैट इज nRT। सो इसके लिए जो करेक्ट इक्वेशन है दैट इज ऑप्शन ए। ऐसा क्यों है इसका देखो सॉल्यूशन मैं बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ जो 1 मोल के लिए है फॉर n मोल, बेसिकली उसमें हम वॉल्यूम को रिप्लेस करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल is replaced by वॉल्यूम V by n, ठीक है। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी अब, P प्लस E स्क्वायर V बाई n, तो यहाँ से n स्क्वायर V स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू RT। अब इसको अगर आप यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, दिस इज P प्लस E स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन में V स्क्वायर V माइनस एन बी इक्वल टू nRT। ये हो गई हमारी इक्वेशन। सो ये कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रही है हमें, ये हमें देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर ए में। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अ कार्नोट साइकिल ऑपरेट as a heat engine between two bodies of equal heat capacity until their temperatures become equal. Okay, if the initial temperature of the bodies are T1 and T2 respectively, T1 is greater than T2, then find the common final temperature. देखो यहाँ बात हो रही है बेसिकली कार्नोट साइकिल के बारे में, और जो कार्नोट साइकिल होती है दैट इज रिवर्सिबल साइकिल।
और रिवर्सिबल साइकिल के केस में, या फिर मैं ये बोलूँ रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में जो चेंज इन एंट्रोपी होता है दैट इज इक्वल टू 0। चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है? 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 2 बॉडीज है, उनके लिए अगर आप टोटल एंट्रोपी निकालोगे और उसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ये चीजें हमें पता है। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। सो अगर पहले हम देख लेते हैं एंट्रोपी ऑफ बॉडी 1, डेल्टा एस दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस फॉर B1 प्लस डेल्टा एस फॉर B2, राइट। अब यहाँ क्या बोला है? दोनों के लिए ही स्पेसिफिक हीट क्या है? सेम है, या ये बोले हम हीट कैपेसिटी दोनों के लिए ही सेम है। तो C dt अपॉन में T, यहाँ पे T1 से कुछ टेम्परेचर TF अटेन होगा, प्लस यहाँ भी C dt अपॉन में T, यहाँ T2 से TF कुछ टेम्परेचर अटेन होगा, दैट इज इक्वल टू बेसिकली 0। अब ये किसके इक्वल होगा? अब यहाँ से अगर हम देखें, दिस इज C बाहर ln TF अपॉन में T1 प्लस C ln TF अपॉन में T2, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो C कॉमन है तो C को हम कॉमन ले लेते हैं। अब ये है ln TF अपॉन में T1 प्लस ln TF अपॉन में T2, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है? ln A प्लस ln B, इसको हम क्या कर सकते हैं? ये क्या है? बेसिकली ln A प्लस ln B, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? ln AB, राइट। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? C ln TF स्क्वायर अपॉन में T1 प्लस T2, दैट इज इक्वल टू 0। अब हीट कैपेसिटी तो सेम है तो ये तो 0 हो नहीं सकती, तो 0 कौन होगा? जो हमारी सेकेंड टर्म है, मीन्स ln TF स्क्वायर अपॉन में T1 T2, दैट इज इक्वल टू 0, ये होगा। अब यहाँ से अगर हम देखें ln इधर जाएगा तो ये e की पावर 0 बन जाएगा, एंड e की पावर 0 बिकम्स 1, सो दिस इज TF स्क्वायर T1 इक्वल टू T1 मल्टीप्लाई में T2। तो यहाँ से TF की क्या वैल्यू आएगी? बेसिकली दिस इज रूट T1 T2, सो दिस इज द फाइनल टेम्परेचर इन द केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर यही केस हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए निकालते तो वैल्यू ये नहीं आती, ठीक है, क्योंकि वहां पे एंट्रोपी चेंज 0 नहीं होता, फिर हम डायरेक्ट वहां कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट यूज करते हैं और उससे उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी क्या वैल्यू आई है? बेसिकली रूट ऑफ T1 T2, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? When an ideal monoatomic gas is expanded adiabatically from an initial volume V0 to 3V0, its temperature change from T0 to T, so then the ratio of T by T0। देखो अल्टीमेटली आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए बस ये पता होना चाहिए एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है। जैसे हर प्रोसेस के लिए इक्वेशन होती है, सिमिलरली एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए भी एक इक्वेशन होती है, वो अगर हमें पता है तो वो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो जो इक्वेशन होती है दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस की जो इक्वेशन होती है PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ये इक्वेशन होती है एडियाबेटिक प्रोसेस की, जहां पे गामा क्या होता है? Cp बाय में Cv, राइट। अब आपको ये पता है मोनो एटॉमिक गैस अगर दी है, मोनो एटॉमिक गैस अगर हमें दी हुई है तो उसके लिए Cv की वैल्यू क्या होती है? Cv की वैल्यू होती है भाई 3/2R, राइट। और Cp की वैल्यू क्या होगी इसके लिए? 5/2R। तो गामा की वैल्यू क्या होगी? बेसिकली 5/3, क्योंकि Cp बाय Cv होता है, ठीक है। तो हमारे पास गामा की वैल्यू भी आ गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमें जो रिलेशन निकालना है ना वो V और T के टर्म्स में निकालना है, ठीक है, निकाल लेते हैं। PV इक्वल टू RT, ठीक है। सो हमें यहाँ से बेसिकली P हटाना है। P अगर हटाओगे तो P किसके इक्वल है? बेसिकली RT अपॉन में V, राइट। तो यहाँ अब हमारी जो इक्वेशन मॉडिफाई होगी वो इक्वेशन क्या बन जाएगी? बेसिकली RT V गामा -1 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट,
ठीक है, ये अब हमारी मॉडिफाइड इक्वेशन होगी, ये भी एक कांस्टेंट है तो इसको भी आप उधर ले जाते हैं, सो इट्स बिकम टीवी गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब हम इसमें लगाएंगे जो चेंज हो रहा है, देखो अब यहाँ जो चेंज हो रहा है इसको अगर हम ऐसे लिखें T1V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2V2 गामा माइनस 1, यहाँ पे T1 क्या है आपका T0 है और T2 क्या है आपका T है। सिमिलरली अगर मैं V1 की बात करूँ तो V0 है और अगर मैं V2 की बात करूँ तो V2 यहाँ पे है बेसिकली 3V0। ये हमारे पास V1 और V2 की वैल्यू है, T1 और T2 की वैल्यू है, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करना चाहूँ, जो भी हमारे पास वैल्यूज है इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है T0/T निकालना है, बस इसके अंदर सब T/T0 निकालना है। ओके, बस इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन थी सारी हमने यूज कर ली है। सो T0 और V0 गामा की वैल्यू कितनी आई हमारी 5/3 माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू T और ये कितना है 3V0 5/3 माइनस 1, राइट। हमें T/T0 तो निकालना ही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा V0 अपॉन में 3V0 की पावर 5/3 माइनस 1 बिकम 2/3, ये आ गया। अब देखो V0 से V0 कैंसिल, तो ये क्या बच जाएगा 1/3 की पावर 2/3, राइट। सो 1/3 की पावर 2/3 इसका करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन बी जो होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट। ओके, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बेसिकली हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अ सिस्टम ऑफ n classical non-interacting particles, each of mass m is at temperature T and confined by external potential VR that is equal to 1/2 ER square. Okay, in 3 dimension. बेसिकली ये किसमें दिया हुआ है 3 डायमेंशन में, ये हमें दिया हुआ है द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सो जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कंसेप्ट बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, जो हम इक्विपार्टीशन थ्योरम यूज करते हैं, सेम उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम अपनी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की यहाँ कैलकुलेट करेंगे। अब देखो एक हमारे पास नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल का सिस्टम है, ठीक है। सो यहाँ अगर मैं इसका कंप्लीट हैमिल्टोनियन लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा px² बाय में 2m प्लस py² अपॉन में 2m प्लस pz² अपॉन में 2m प्लस, अब यहाँ से क्या आएगा हाफ AR²। R की जगह आप क्या लिख सकते हो, 3 डायमेंशन में है ना, x² प्लस y² प्लस हाफ AZ², ठीक है। और हमने क्या सीखा है, हर क्वाड्रेटिक टर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग 1/2 kBt कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1/2 kBt। देखो फिर यहाँ से भी 1/2 आएगी और यहाँ से भी 1/2 kBt आएगी, सिमिलरली यहाँ से भी 1/2 kBt ही आएगी, प्लस 1/2 kBt प्लस 1/2 kBt। हमसे इंटरनल एनर्जी ही पूछी है, तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली इसकी कितनी हो गई 3 kBt। अब यहाँ जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो ये होती है कि हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, हैमिल्टोनियन इक्वल टू p² बाय में 2m प्लस हाफ AR², दोनों क्वाड्रेटिक टर्म है तो इसका आंसर वो करते हैं kBt। वो इसका बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि आप जो ये एनर्जी निकालते हो ना ये 1/2 kBt, ये पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलती है, दिस इज नॉट फॉर 3 डायमेंशन, ये 1 डायमेंशन के लिए होती है ये एनर्जी। दैट्स व्हाई ये वाला जो कंसेप्ट होता है ये गलत होता है, क्योंकि कंफ्यूजन ही हो जाएगा ना कि ये भी तो क्वाड्रेटिक टर्म है ये भी क्वाड्रेटिक टर्म है, तो हमने ये क्यों नहीं किया, वो इस वजह से नहीं किया क्योंकि ये जो एनर्जी होती है दिस एनर्जी इज फॉर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। अगर आपको ये यूज करना है तो डायरेक्ट फिर आपको यूज करना होगा 3/2 kBt, क्योंकि यहाँ आप बात कर रहे हो 3 डायमेंशन में, और 3 डायमेंशन में मोनो एटॉमिक के केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं दैट इज 3, ठीक है। सो उसको आपको यूज करना पड़ेगा।
सो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि कैसे हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं किसी भी क्वेश्चन को। तो ये हमने निकाला फॉर वन मोलिक्यूल, ठीक है, फॉर वन पार्टिकल। एन पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, बेसिकली एन पार्टिकल के लिए जो हमारी एनर्जी आई है उसको हम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस बिकम 3n kBT। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, a vessel has two compartment of volume V1 and V2 containing an ideal gas। एन आइडियल गैस मतलब एक ही टाइप की आइडियल गैस है जो आपने दो कंपार्टमेंट में डाली हुई है। हैज टू कंपार्टमेंट्स, जो टू कंपार्टमेंट में फिल है, बेसिकली एक ही टाइप की आइडियल गैस है, बट डिफरेंस क्या है, दोनों का वॉल्यूम डिफरेंट है, दोनों का प्रेशर डिफरेंट है, ओके, एंड टेम्परेचर भी डिफरेंट है, ठीक है। इफ द वॉल सेपरेटिंग द कंपार्टमेंट इज रिमूव्ड, देखो यहाँ क्या है, अब दो कंपार्टमेंट बने हुए, उनको सेपरेट करने के लिए कोई एक वॉल है। यहाँ पे V1 वॉल्यूम है, यहाँ V2 वॉल्यूम है, यहाँ पे P1 प्रेशर है, यहाँ पे P2 प्रेशर है, यहाँ पे T1 टेम्परेचर है, यहाँ पे T2 टेम्परेचर है। आपको क्या बताना है कि अगर आप वॉल हटा देते हो तो रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। अब ये हटा दिया, यहाँ पे आपके पास T फाइनल होगा कुछ, ठीक है। यहाँ कुछ VB होगा, और V तो हम देख के ही बता सकते हैं, V क्या होगा, बेसिकली हमारा V1 प्लस V2, राइट। अब हम किसके बारे में नहीं बता सकते, हम प्रेशर के बारे में डायरेक्टली हम ये नहीं लिख सकते कि P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, वो हम नहीं लिख सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं, लेकिन जैसे यहाँ अगर P1 V1 T1 है तो यहाँ पे एक N1 नंबर ऑफ मोल्स होंगे, यहाँ N2 नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो यहाँ क्या होंगे, N नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, N1 प्लस N2, राइट। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ इस सिस्टम के कुछ अपनी इंटरनल एनर्जी होगी, इसके कुछ अपनी इंटरनल एनर्जी होगी। सिमिलरली जब आप कंबाइन कर देते हो तो फाइनल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कुछ और हो, राइट। तो अगर U initial for compartment 1 plus U initial for compartment 2, that is equal to U final for compartment 1 plus U final for compartment 2, यही होगा। अब U initial क्या होगा, इसके लिए होगा F/2। अब ये हम कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर डिस्कसिंग अबाउट N1R T1, ठीक है, ओके। अब देखो सारी गैसेस जो है यहाँ भी और यहाँ भी सेम है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगे, सेम होंगे। सो F/2 N2R T2 दैट इज इक्वल टू F/2 N। अब फाइनल के केस में क्या होगा, N होगा, ठीक है, F/2 N TF प्लस, अब ये क्या होगा, F/2 N TF, राइट। अब U इनिशियल पहले N1 था, अब वो क्या बन गया, N बन गए। U फाइनल भी अब क्या बन गया, N बन गया, ठीक है। सो यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, बेसिकली देखो अभी F/2 सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, TF दैट इज इक्वल टू N1 T1 प्लस N2 T2 अपॉन में N, और N को आप क्या लिख सकते हो, N को आप लिख सकते हो N1 T1 प्लस N2 T2 अपॉन में N1 प्लस N2, राइट। दिस इज द फाइनल टेम्परेचर। अब देखो आपको आंसर जो दिया है ना, वो कहीं पे भी आंसर N1 के टर्म्स में नहीं दिया हुआ, बट ये है कभी अगर इसको यूज कर सकते हो आप जब ये आंसर N1 और N2 की फॉर्म में दिया हो, लेकिन अब आपको क्या करना होगा, इसको P1 और V1 के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। सो देखो P1 V1 विल बी इक्वल टू N1 T1, ये हम कंपार्टमेंट 1 की इक्वेशन लिख रहे हैं, और P2 V2 विल बी इक्वल टू N2 T2, राइट। तो यहां से अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, हमारा जो फॉर्म आया है। सो यहां से देखो क्या होगा, हमारा फाइनल टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन में P1 V1 अपॉन में T1 प्लस P2 V2 upon में T2. So this is the final temperature in terms of pressure and volume.
ओके, दिस इज द आवर फाइनल टेम्परेचर। तो ये किस में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पीड v of the molecule of mass m of an ideal gas obey Maxwell velocity distribution law at an equilibrium temperature T where L V मतलब let हमने कंसिडर किया हुआ Vx, Vy, Vz denote the component of velocity means Vx represent the velocity along x direction, Vy represent velocity along y direction and Vz represent velocity along z direction. ठीक है, and the kb the Boltzmann constant, the average value of alpha vx square minus beta v square पूरे का होल स्क्वायर बेसिकली वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, ये दिया हुआ है। देखो हमें यहाँ पे क्या बोला है, आप लोगों को इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अल्फा वी एक्स माइनस बीटा वी वाई पूरे का होल स्क्वायर, ये इसकी एवरेज वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहली टर्म क्या आएगी? अल्फा स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा वी एक्स वी वाई, यही होगी हमारी बेसिकली। एक मिनट, दिस इज वी एक्स वी वाई, ये होगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, ये समीशन है तो अलग अलग कर सकते हैं हम इसको। अल्फा स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एवरेज ऑफ वी वाई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा वी एक्स वी वाई की एवरेज वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप एवरेज वैल्यू निकालना चाह रहे हो, बेसिकली हम क्या निकालना चाह रहे हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। ठीक है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमें क्या पता है? हमें पता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसका अगर आप ये रूट अंडर रूट से हटा दोगे तो दिस इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 3 डायमेंशन में क्या होती है? 3 kbt बाय में m, 1 डायमेंशन में kbt बाय m, 2 डायमेंशन में 2 kbt बाय m। तो यहाँ आप 1 डायमेंशन की बात कर रहे हो पर्टिकुलरली, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली अल्फा स्क्वायर kbt बाय में m प्लस बीटा स्क्वायर kbt बाय में m। ठीक है, प्लस अब क्या होगा 2 अल्फा बीटा। अब इसको, ये क्या होते हैं? x और y एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होने की वजह से आप इसको क्या क्या लिख सकते हो? vx और vy, दिस इज इक्वल टू vx और vy। अब जो आप एवरेज वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकालना चाहोगे तो एवरेज वेलोसिटी जो निकल के आती है वो हमेशा आती है 0। ठीक है, लेकिन उसी में अगर आप स्क्वायर का एवरेज निकालते हो तो वो नॉन जीरो आता है, लेकिन डायरेक्ट वेलोसिटी का आप एवरेज निकालोगे तो वो क्या आएगा? बेसिकली 0 आएगा। तो ये वाले टर्म क्या बन गई हमारी? 0। सो यहाँ से एवरेज वैल्यू क्या हो गई? बेसिकली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में m इंटू में के बी टी। सो दिस इज द एवरेज वैल्यू। सो एवरेज वैल्यू क्या आ रही है हमारी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में m इंटू में के बी टी। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ये वाला ऑप्शन सही जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, मीन्स ऑप्शन बी इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अब हम। ठीक है, उसके बाद फिर काफी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी अब आप लोग अपना ट्राई करोगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब हम। तो चलो देखो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, अ बॉक्स separated by movable wall has 2 compartments filled by monoatomic gas of Cp by Cv that is equal to gamma. Initially,
the volume of two compartments are equal, but the pressure are 3p naught and p naught respectively. ठीक है, इसके बाद आएगा कि when the wall is allowed to move, okay, when the wall is allowed to move, the final pressure in two compartments become equal. The final pressure is ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है अब हमारे पास? ऑप्शन ए है कि 2/3 गामा पी नॉट, ऑप्शन बी है 3 इंटू 2/3 की पावर गामा पी नॉट, ऑप्शन सी है 1/2 1 प्लस 3 1 गामा की पावर गामा पी नॉट, ऑप्शन डी है 3 की पावर 1/गामा अपॉन में 1 प्लस 3 की पावर 1/गामा इंटू पी नॉट। ये है हमारे पास ऑप्शंस। अब देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, बेसिकली क्वेश्चन क्या है, अ बॉक्स सेपरेटेड बाय अ मूवेबल वॉल। ठीक है, बॉक्स के अंदर हमने एक मूवेबल वॉल लगाई है, ओके, इट हैज टू कंपार्टमेंट फिल्ड विद मोनो एटॉमिक गैस ऑफ Cp/Cv इक्वल टू गामा। देखो अब आपको गामा की वैल्यू निकालने की नीड नहीं है क्योंकि सब जगह आंसर गामा के टर्म्स में। Initially, the volume of two compartments are equal, but the pressure are 3p naught and p naught respectively. Okay. When the wall is allowed to move, the two compartment becomes equal. What become equal? अच्छा, the final pressure in two compartments become equal. तो मतलब हमें अल्टीमेटली क्या बताना है, हमें P की वैल्यू बतानी है जब आपने जो ये वॉल लगाई थी उसको मूव कराना स्टार्ट किया। ठीक है, देखो आपके पास सिनेरियो क्या दिया हुआ है, आपके पास कुछ ऐसा सा सिनेरियो दिया हुआ है। देखो ये एक वॉल है जिसमें यहाँ प्रेशर 3p नॉट है, यहाँ पे p नॉट है, इसका वॉल्यूम v नॉट है, इसका वॉल्यूम v नॉट। ये आपके पास कंपार्टमेंट नंबर 1, ये है कंपार्टमेंट नंबर 2। अब आपने क्या किया, इस वॉल को थोड़ा सा मूव किया तो अब वॉल्यूम जो है वो अनइक्वल है, ये है V1 और V2, लेकिन यहाँ अब जो फाइनल प्रेशर है वो दोनों का इक्वल है। तो अगर आप ध्यान से देखो, सो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 2V नॉट, राइट, ये हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं। अब देखो ये इसकी फर्स्ट कंपार्टमेंट की इनिशियल कंडीशन है, ये फर्स्ट कंपार्टमेंट की फाइनल कंडीशन है। सो दिस इज इनिशियल कंडीशन और ये है फाइनल कंडीशन। तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इक्वेशन लगानी होगी, पहले फर्स्ट कंपार्टमेंट में इनिशियल और फाइनल के लिए, फिर सेकंड कंपार्टमेंट में इनिशियल और फाइनल के लिए, तो आपको फिर वहां से पीएफ की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो ये इसमें आप जो गैस बात कर रहे हो, फिल कर रहे हो, आप कौन सी इक्वेशन को यूज करना प्रेफर करोगे विद द अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस? हम यूज करेंगे पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। सो फॉर कंपार्टमेंट 1,
ठीक है, पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे P1 V1 गामा दैट इज इक्वल टू P2 V2 गामा, राइट। अब आपके पास P1 की वैल्यू क्या है, 3P नॉट है, और V1 की वैल्यू क्या है, V नॉट गामा, दैट इज इक्वल टू P2 की वैल्यू हमें नहीं पता, PF है कुछ, ठीक है, और V2 की वैल्यू कुछ V1 है, V1 गामा, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि PF is equal to 3P नॉट V नॉट गामा अपॉन में V1 गामा, ये यहाँ से हमें एक वैल्यू मिली है, ठीक है। चलो एक बार हम फिर से लगाते हैं कंपार्टमेंट 2 के लिए, फॉर कंपार्टमेंट 2, ठीक है। अगर हम कंपार्टमेंट 2 के लिए लगाए तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा P3V3 गामा इक्वल टू P4V4 गामा, हम लगा रहे हैं कंपार्टमेंट 2 के लिए, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या बन जाएगी, बेसिकली P1 की वैल्यू, P3 की वैल्यू क्या है, बेसिकली आपके पास P नॉट है, और V3 की वैल्यू V नॉट गामा, दैट इज इक्वल टू P फाइनल और V फाइनल गामा, या फिर इसको आप बोल सकते हो V2 गामा, ठीक है। अब देखो अगर आप यहां से V2 की नहीं PF की वैल्यू निकालो तो PF की वैल्यू क्या आएगी, P नॉट V नॉट गामा अपॉन में V2 गामा। अब देखो आपके पास एक वैल्यू आई 3P नॉट V नॉट गामा एक अपॉन में V1 गामा, और एक वैल्यू आई P नॉट V नॉट गामा अपॉन में V2 गामा। तो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, V1 और V2 की वजह से आ रहा है। तो अब यहाँ से तो हम कुछ PF के बारे में कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक और रिजल्ट है, दैट इज V1 प्लस V2 इक्वल टू 2V नॉट गामा। तो अगर मैं V1 और V2 की वैल्यू को यहाँ रख दूँ तो शायद हो सकता है हमें अपना आंसर मिल जाए। तो अब यहाँ से निकाल लेते हैं V1 की वैल्यू। V1 की वैल्यू क्या होगी अगर हम निकालें तो V1 की वैल्यू होगी 3P नॉट अपॉन में PF की होल पावर 1 बाय गामा इंटू में V नॉट, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ से V2 गामा, मतलब V2 की वैल्यू निकालना चाहें हम, तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P नॉट अपॉन में PF की पावर 1 बाय गामा इंटू में V नॉट, ये आई हमारे पास वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या पता था, हमें पता था V1 प्लस V2 इक्वल टू 2V नॉट। चलो इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो V2 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, P नॉट अपॉन में P फाइनल की होल पावर 1 बाय गामा इंटू में V नॉट दैट इज इक्वल टू 2 प्लस यहाँ पे आया था ये 3P नॉट अपॉन में PF की होल पावर 1 बाय गामा इंटू में V नॉट, ये आया था, है ना। यहाँ पे दिस इज 2V नॉट। अब देखो ये V नॉट V नॉट V नॉट से कैंसिल, राइट। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है PF। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, बेसिकली 3 की पावर 1 बाय गामा P नॉट की पावर 1 बाय गामा अपॉन में 2, राइट। एक मिनट, हाँ ठीक है, सही जा रहे हैं हम। P नॉट की पावर 1 बाय गामा अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू PF की पावर 1 बाय गामा, यही है, राइट। सो देखो अगर आप 1 बाय गामा से दोबारा, मतलब इस पावर 1 बाय गामा को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, गामा से मल्टीप्लाई करोगे, 1 बाय गामा का उल्टा आएगा। तो ये 3P नॉट बन जाएगा, नीचे क्या आएगा 2 की पावर 1 बाय गामा, यहाँ पे P नॉट बच जाएगा, नीचे क्या आएगा 2 की पावर गामा, ठीक है। सो ये क्या बन रहा है, बेसिकली 3P नॉट प्लस P नॉट अपॉन में 2 की पावर गामा, ऐसा कुछ हमारी वैल्यू बन रही है, मतलब 4P नॉट अपॉन में, चलो लेट्स सी ऑप्शन देखते हैं, तब थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। देखो 1/2 फैक्टर हमारा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन हमारे पास एक और फैक्टर भी आ रहा है P नॉट, ठीक है। अब यहाँ आया है 1 प्लस 3 की पावर 1 बाय गामा,
ओके, और यहाँ एक है फिर 2/3, ये तो कुछ भी नहीं आ रहा हमारा। सी या डी में से एक ऑप्शन आएगा, जिसमें अगर मैं देखूँ तो 1/2 फैक्टर आ रहा है, तो केवल सी में ही आ रहा है, बट एग्जैक्ट रिजल्ट हमारा मैच नहीं कर पा रहा है, राइट। तो हम कुछ ना कुछ एरर कर रहे हैं, तो उसको हम चेक करते हैं हमने क्या एरर किया है। वेट, हाँ ठीक है, 3p0, इसके लिए pf बन गया ये, और फिर v गामा, ठीक है। सो दिस बिकम 3 की पावर 1/गामा अपन में pf, p0 की पावर भी 1/गामा हो गया, ठीक है, और अपन में आ गया pf इंटू में v0, ठीक है। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो v1 प्लस v2 अगर आप करोगे तो यहाँ से आएगा बेसिकली, अगर आप इसको देखो तो ये वैल्यू क्या बनेगी बेसिकली, ये वैल्यू बनेगी 1/2, ठीक है, और यहाँ पे होगा 1 प्लस 3 की पावर 1/गामा इंटू में p0 की पावर 1/गामा, दैट इज इक्वल टू pf की पावर 1/गामा, राइट। सो अब देखो, ये पावर अगर यहाँ 1/गामा है, ये भी pf की पावर 1/गामा है। सो इट्स, आगे इसको अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं दोनों तरफ होल पावर गामा ले लूँ, हाँ, तो हमारा काम बन जाएगा, जो कि इसमें लिया भी हुआ है, राइट। तो यहाँ ऑप्शन में नीचे 2 में भी होना चाहिए ना गामा, लेट मी चेक इन ऑप्शन, नहीं है, ओके। ठीक है, v1 प्लस 2v0, ठीक है। सो 3p0 की पावर 1/गामा, देखो यहाँ पे अगर मैं सारी चीज़ें ध्यान से देखूँ, ये मैंने pf इसमें भी था, pf इसमें भी था, वो मैं इधर ले गई, ठीक है, pf की पावर 1/गामा, राइट। अब यहाँ पे क्या था, 3 की पावर 1/गामा, p0 की पावर 1/गामा अपॉन में 2, ठीक है। फिर प्लस में क्या आया, p0 की पावर 1/गामा अपॉन में 2, और ये pf गामा की पावर 1/गामा था, तो वो यहाँ आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, 1/2 सब में कॉमन आ रहा था, तो उसको मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अच्छा एक मिनट, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ क्या होगा, बेसिकली p0 की पावर, ये हम रख लेते हैं, हाँ, तो बात तो बराबर है, वो पावर गामा आ ही रही है, ओके। सो यहाँ देखो, अगर हम ये करें कि अब गामा से मल्टीप्लाई करें, पावर गामा से अगर हम ले दोनों तरफ, जैसे अब 1/2 होता है तो हम क्या लेते हैं, स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ क्या है, 1/गामा है, तो हम गामा की पावर लेते हैं, सब जगह लेंगे, तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा बेसिकली p0, ये क्या बन जाएगा pf, और इसकी क्या आ जाएगी बेसिकली पूरे की होल पावर गामा 1 प्लस 3 की पावर 1/गामा की होल पावर गामा इंटू में p0, दैट इज इक्वल टू pf। तो ये आएगा हमारा आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर। सो अकॉर्डिंग टू दिस कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है बेसिकली हमारा, अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वही करेक्ट होगा, ठीक है। और कोई ऑप्शन तो, और किसी और ऑप्शन में बेसिकली 2 तो दिया ही नहीं हुआ, राइट। तो और कोई ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं हो सकता, करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो ऑप्शन नंबर 2 ही, सॉरी ऑप्शन नंबर सी ही होगा, राइट। चल, तो देखो इसमें थोड़ा सा करेक्शन की नीड रहेगी हमें, यहाँ पे क्या आएगा बेसिकली गामा आएगा, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी ही करेक्ट है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हमारी अप्रोच बिल्कुल सही है, और हमारा जो आंसर आया है वो भी सही है, यही इसका आंसर होगा। तो इसमें हम ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा बेसिकली 1/2 की पावर गामा 1 प्लस 3 की पावर 1/गामा की होल पावर गामा इंटू में p0, ठीक है। तो यहाँ आपका थर्मोडायनेमिक्स भी कंप्लीट हो गया है। तो देखो बच्चों, अब आपके नियर बाय 5 सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 5 सब्जेक्ट्स में जो उनका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम लोगों ने कवर किया है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हमने कवर किया है, सिमिलरली हमने कवर किया है सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड द एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स, और मोनिका मैम ने आपको पढ़ाया होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, एज वेल एज बहुत जल्द उनका एक टॉपिक बचा है, तो वो कवर हो जाएगा आपका न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स
ऑल्सो। सो यहाँ आपके लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं इस सीरीज के अबाउट द 5 सब्जेक्ट्स लाइक थर्मोडायनेमिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स और न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। सो आई होप आप लोगों ने इन पूरे लेक्चर्स को काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा। और अगेन आई एम सेइंग ये जो लेक्चर्स है ये दोनों स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे होंगे, जो कर चुके हैं तैयारी उनको रिवीजन में हेल्प करेंगे, और जो स्टार्ट करेंगे उनको ये पता रहेगा कि इस सब्जेक्ट में ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप प्लानिंग एंड स्टे कनेक्टेड।